बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कमर अब्बास। नेक्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है ये अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर, और ये हमारे स्ट्रक्चर्स और सेल्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। उनकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो है अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट इज़ ऑक्यूपाइड बाय प्रोटीन्स। ये जो है ये 50% जो इनकी अमाउंट है ये हमारे सेल में पाई जाती है प्रोटीन्स की। उसके बाद फंक्शंस क्या है प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स का फंक्शन पहला यही है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इंजाइम्स, जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर है। ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म, जैसा कि पेप्सिन, सुक्रेज, एंटेरोकाइनेज, स्लेवरीमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, आर्जिनेज। इसी तरह जैसे कि पेप्सिन है, पेप्सिन जो है ये हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी होती है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है, उसको इन्हांस कर देता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह आर्जिनेज इंजाइम जो है ये लीवर में प्रेजेंट होता है और ये हमारे यूरिया साइकिल को कंट्रोल करता है। उसके बाद पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है ये पेनक्रियास से सिक्रीट होता है और ये भी जो है ये डाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद जो है कैरियर प्रोटीन्स, कुछ कैरियर प्रोटीन्स हैं जैसा कि हीमोग्लोबिन्स। अब हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद नेक्स्ट एंटीबॉडीज़, जब एंटीजन हमारे या कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंट्री हासिल करता है तो जो है हमारा बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं और वो एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा क्लोन सेल्स बनाते हैं जो कि फर्दर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स। अब एंटीबॉडीज़ का फंक्शन क्या है, अब माइक्रोब्स की फेगोसाइटोसिस हो रही होती है, ये एंटीबॉडीज़ एक्ट एज अ कैटलिस्ट करती हैं। कैटलिस्ट किस तरह, ये जो माइक्रोब्स की फेगोसाइटोसिस हो रही होती है उस प्रोसेस को फास्टर कर देते हैं। इसका मतलब ये कि एंटीबॉडीज़ जो है ये स्पीड अप फेगोसाइटोसिस, या तो ये फेगोसाइटोसिस को स्पीड अप करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो भी टॉक्सिन्स जो माइक्रोब्स क्रिएट कर रहा है, एंटीजन क्रिएट कर रहा है, उसके मुकाबले में ये एंटी टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा और उसके टॉक्सिन्स के असर को कम कर देगा। उसके बाद इसी तरह ये डिफेंड बॉडी को करते हैं कि कोई भी एंटीजन एंट्री हासिल करेगा तो उसे किल कर देंगे, आइदर उसकी फेगोसाइटोसिस को स्पीड अप करके या फिर एंटीटॉक्सिन्स की प्रोडक्शन करके। उसके बाद जो हमारे पास ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स में हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट प्रोटीन वो है फिब्रिनोजन के बाद एक थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन का क्या फंक्शन है, जब भी हमारे किसी स्किन पे कट वगैरह लगता है तो थ्रोम्बिन जो है ये फिब्रिनोजन की कन्वर्जन करवा देता है फिब्रिन में, और ये फिब्रिन ये हमारे वो जिस जगह पर कट वगैरह लगा होता है उस जगह पर एक मैश थ्रेड बना देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग वगैरह है उसको आसानी से रोका जा सकता है। उसके बाद जो है मूवमेंट। अब ये जो प्रोटीन्स है ये किस तरह मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, हमारी मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, जैसे कि स्टमक की मूवमेंट, जिस तरह के लीवर की मूवमेंट, इसी तरह बॉडी की मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की मूवमेंट, जैसा कि एनाफेज के दौरान जब दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो अलहदा होते हैं और अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर मूव कर जाते हैं, एनाफेज के दौरान ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स। उसके बाद जो है प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन्स किन से मिलकर बनती हैं, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये
4 कंपोनेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन्स बनती हैं और अमीनो एसिड्स की भी इसी से मिलकर बनती हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। किसी भी प्रोटीन में 3000 या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड्स पाए जा सकते हैं। उसके बाद हम अमीनो एसिड्स को डिस्कस करते हैं। अमीनो एसिड्स का फॉर्मूला क्या? जनरल फार्मूला RCHCOOH और NH2। इसके अंदर ये जो है ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप R और ये हाइड्रोजन। ये इसकी जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 इसी तरह, या फिर इधर हाइड्रोजन अप्लाई हो सकता है। आगे हम डिस्कस करते हैं। अमीनो एसिड जो है 170 की अमाउंट सेल्स और टिश्यूज़ में पाई जा सकती है, जिनमें से 25 जो है ये प्रोटीन्स का कंस्टिट्यूएंट है और बाकी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंस्टिट्यूएंट है। इसी तरह जो ज़्यादातर 20 हैं, जिनमें से 25 में से भी ज़्यादातर जो 20 है वो प्रोटीन्स का कंटेंट होती हैं, कंस्टिट्यूएंट होती हैं। जैसा कि हमारे पास ये 20 मैंने ये नाम लिख दिए जिसके अंदर ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, मिथियोनिन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, एस्पर्जनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन और ये कुछ आगे फर्दर दिए गए हैं। इसमें से जो ग्लाइसिन और एलानिन है, ग्लाइसिन का क्या फॉर्मूला होगा? जब R जो है रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से, जब R रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। एलानिन का क्या होगा? एलानिन का जब R रिप्लेस हो जाएगा CH3 से, मिथाइल ग्रुप से, तब जो हमारे पास एलानिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाएगा। ये था हमारे पास अमीनो एसिड्स का कुछ इन्फॉर्मेशन और हमारे पास ये प्रोटीन्स के हमने कुछ फंक्शन डिस्कस किए, एंटीबॉडीज़ को डिस्कस किया, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को, और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स किस तरह होती हैं प्रोटीन्स की मदद से। उसके बाद आगे हम अमीनो एसिड्स के दरमियान कुछ और इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास जो है पेप्टाइड बॉन्ड। डिफरेंट जो अमीनो एसिड्स होते हैं उन्होंने लिंक करके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स भी लिंक करके प्रोटीन्स बनाती हैं। अब पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है? पहला जो अमीनो एसिड होगा हमारे पास, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप COOH में से OH, जबकि NH2 में से एक H। पहले का कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन, ये दोनों वापस में मिलेंगे और हमारे पास वाटर रिलीज़ होगा। और जो C और N के दरमियान बॉन्ड होगा CN, उसे हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। आगे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड। अब डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड में क्या फ़र्क है? डाईपेप्टाइड का मतलब ये है कि इसके अंदर 2 अमीनो एसिड्स हैं, दो अमीनो एसिड्स, लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि इसके अंदर जो पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे, पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? वो एक ही होगा पेप्टाइड लिंकेज, 1 पेप्टाइड लिंकेज। उसके बाद ट्राईपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड्स, लेकिन इसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड कितने? 2 पेप्टाइड बॉन्ड। इससे हमारी ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड को कैसे मालूम किया जाए। पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू डाईपेप्टाइड -1। 2 अमीनो एसिड्स होंगे तो उनके दरमियान एक ही पेप्टाइड बॉन्ड मालूम कर सकते हैं। डाईपेप्टाइड 2 अमीनो एसिड हैं, इधर 2 अप्लाई करना है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। 3 अमीनो एसिड्स ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड हो सकता है, इधर ट्राईपेप्टाइड हो सकता है, इस तरह टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। 3 ट्राईपेप्टाइड यहाँ आ जाए तो 3 अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारे पास आगे पेप्टाइड बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन। आगे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करना।
दो क्लासेस हैं प्रोटीन्स की, एक फाइब्रस प्रोटीन्स और दूसरी है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस जो प्रोटीन्स होते हैं ये फिब्रल्स लाइक, धागे लाइक होती हैं, जबकि ग्लोबुलर शेप होती हैं। इनकी जो शेप होती है ये आइदर स्फेरिकल होती है और एलिप्सॉइडल होती है। शेप का पहले डिफरेंस आ गया, आइदर फिब्रिल्स फॉर्म और स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल फॉर्म। आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी। जो फाइब्रस प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल कन्फिग्रेशन होती है वो है सेकेंडरी प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं ये टर्शियरी प्रोटीन्स हैं। इसके बाद सोलबिलिटी इन एक्वस मीडिया। फाइब्रस प्रोटीन्स फिब्रिल शेप होती हैं और ये इनसोल्युबल इन वाटर होती हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स सोल्युबल इन वाटर होती हैं। जैसा कि एंजाइम जो हमारे पास ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, और एंजाइम्स का जितना भी वर्क होता है, एंजाइम ऑलवेज वर्क इन एक्वस मीडियम। इसके बाद क्रिस्टल नेचर, आइदर दे आर क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। फाइब्रस आर नॉन क्रिस्टलाइन, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो है क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन्स। उसके बाद डिफरेंस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कितनी इलास्टिक है और कौन कितना नॉन इलास्टिक है। उसके बाद फिब्रस जो है ये इलास्टिक है, जबकि ग्लोबुलर इन इलास्टिक। रोल, इसका रोल क्या है फाइब्रस प्रोटीन्स का, ये फेब्रिल्स, डिफरेंट फेब्रिल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चरल रोल है, जबकि हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स ये फंक्शनल रोल अदा करती हैं। जैसा कि एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन, ये सब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी, फाइब्रस प्रोटीन्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स अनस्टेबल। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, सिल्क फाइबर्स जो कि सिल्क वॉर्म से बनते हैं, मायोसिन फाइबर्स जो कि हमारे थिक फिलामेंट ऑफ मसल्स के थिक फिलामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमारे मसल का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जबकि सिल्क वॉर्म जो है ये सिल्क फाइबर्स आगे इससे सिल्क का कपड़ा बनता है और उसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद कैराटीन्स जो है ये हमारे नेल्स और हेयर्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन। एंजाइम्स हमने डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट मेटाबॉलिज्म में रोल अदा करती है, एंटीबॉडीज़ को हमने डिस्कस कर लिया कि स्पीड अप फेगोसाइटोसिस और एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती, डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसा कि सोमैटोट्रोफिक हार्मोन हो गया, उसके बाद ACTH हो गया, उसके बाद डिफरेंट ऑक्सीटोसिन हो गया, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया। ये डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं ये हमारे ब्रेन से स्क्रीट होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसा कि STH सोमैटोट्रोफिक हार्मोन ये हमारे ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद वेसोप्रेसिन ADH जिसे हम कहते हैं, वो जो है ये हमारे नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को परफॉर्म करता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन ये एक कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में अहम किरदार अदा करता है। ये थे हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, और ये पेप्टाइड बॉन्ड के हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं।